किसान एवं बागवान साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, रबी के फसल में गेहूं मुख्य फसल है और गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम गेहूं की फसल में खादों का इस्तेमाल किस प्रकार करें ताकि गेहूं की फसल लेने के लिए सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके और हम उसकी व्यावसायिक स्तर पर अच्छी पैदावार ले सके। गेहूं की लक्ष्य आधारित पैदावार लेने के लिए उसमें हम खादों का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं, यही हमारा आज का विषय है। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज मेरे साथ हैं चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में मृदा विज्ञान विभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत डॉक्टर शशिपाल दीक्षित, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि हमारे किसान साथी गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए अपने खेतों में जैविक खादों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करते हुए किस तरह से लक्ष्य आधारित पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर शशिपाल दीक्षित, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा आज का हमारा विषय है कि गेहूं की लक्ष्य आधारित पैदावार लेने के लिए खादों का इस्तेमाल किसान साथी किस प्रकार करें, तो हमारे कृषक मित्रों को आप ये बताएं कि पोषक तत्व कौन कौन से ऐसे हैं जो गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है और कितनी मात्रा में वो फसलों में विद्यमान होने चाहिए। पोषक तत्व वो होते हैं जो पौधे का पोषण करते हैं और इसमें आवश्यक पोषक तत्व भी हैं। आवश्यक पोषक तत्व वो होते हैं जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है और जिस पोषक तत्व की कमी है उसी पोषक तत्व द्वारा उस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो मैंने बताया कि पोषक तत्व, तो इसमें 18 पोषक तत्व जो हैं पौधे के लिए ज़रूरी है। जैसे गेहूं की फसल है आजकल, तो इसके लिए भी 18 पोषक तत्व जरूरी हैं। ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये पौधा जल और वायु से लेता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये मुख्य पोषक तत्व हैं। इसके अलावा तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक ये गुण तत्व हैं। लोहा, जस्ता, तांबा, मॉलिब्डेनम, बोरोन, कोबाल्ट आदि ये जो तत्व हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनको पौधे को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन किसान भाइयों इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोहा, जस्ता, तांबा जो मैंने बताए या मैंगनीज़ है ये ज़रूरी नहीं है। ये भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि मुख्य पोषक तत्व और गुण तत्व, बेशक उनकी मात्रा कम चाहिए। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सूक्ष्म तत्व भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि मुख्य और गुण पोषक तत्व। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे किसानों को दी कि गेहूं में कौन कौन से जो पोषक तत्व की ज़रूरत रहती है, चाहे वो सूक्ष्म है, गौण है या मुख्य पोषक तत्व है। लेकिन आमतौर पर जो किसानों के जहन में रहता है कि भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जिसको हम NPK बोलते हैं, उनका ज़्यादा योगदान रहता है गेहूं की फसल की बढ़वार में और उन्हें सही पोषण देने में। तो NPK क्या है, कितनी मात्रा में किसानों को अपने गेहूं की फसल में डालने चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि उनकी फसल में NPK की कमी हो जाती है, तो उसके क्या लक्षण हैं, कैसे हमारे किसान पता लगाएं कि अब उनके जो गेहूं की फसल है उसमें NPK की कमी हो गई है और उन्हें इसकी पूर्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी कमी से पहले मैं उसके बारे में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका महत्व क्या है। नाइट्रोजन पौधे में क्लोरोफिल बनाता है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, उनके बनाने में काम आता है। ये आजकल आप हरी भरी फसल देख रहे हैं किसान भाइयों, ये हरापन जो पौधे में आएगा और बढ़वार आएगी वो नाइट्रोजन की वजह से आएगी। और फास्फोरस जो है, फास्फोरस के डालने से एक तो जड़ें मजबूत होती हैं और इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव प्राइमोर्डिया प्लांट का बनाता है, यानी फल और फूल अच्छे लगेंगे। और पोटाशियम के डालने से पौधे में रेजिस्टेंस आती है, यानी उसमें कीड़े मकोड़े या बीमारियों से लड़ने की क्षमता पौधे में ज़्यादा होती है। और इवन जैसे बारिश ना हो, ड्रॉट पड़ जाए, तो क्योंकि पोटाशियम एक स्टोमेटल रेगुलेशन करता है, यानी पानी की कमी होगी तो पोटाशियम उसको झेल लेगा। अब किसान भाइयों आप फील्ड में जाएंगे तो देखेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी आप देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम इनकी जो कमी है हमेशा निचले पत्तों पर आती है, क्योंकि ये पौधे में चलते हैं, मोबाइल हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए किसान भाइयों बी फॉर विक्ट्री, बी के हिसाब से निचले पत्तों पर जो है वो येलोइंग होती है, यानी पीलापन आता है। और ये जो पीलापन है पत्ते के टिप से स्टार्ट होता है
और फास्फोरस जो है, फास्फोरस की कमी के कारण पौधे, जो पुराने पौधे हैं, पुराने पत्ते जो हैं उसमें बैंगनी कलर हो जाता है और पर्पल कलर हो जाता है। और पोटाशियम की कमी से जो पौधे के निचले पत्ते हैं उसको एक किनारों से वो जल जाते हैं, किनारे जलते हैं उसके, ये पोटाशियम की कमी होती है। आपने किसान भाइयों देखा होगा कि उसमें बताते हैं कि बस इतनी सी रासायनिक खाद, वो बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट दी हुई है कि तो वो कहता है कि हमने मिट्टी की जांच करवाई है। तो मिट्टी की जांच से करने से आपको पता लग जाएगा कि इसमें किस किस पोषक तत्वों की कमी है। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग ना करें, इम्बैलेंस ना करें, क्योंकि हमने ये पाया है कि जहाँ यूरिया आप कंटिन्यूसली कई सालों से जिस खेत में डाल रहे हैं उसकी मिट्टी की सेहत भी ख़राब हो गई है और पैदावार भी कम हुई है। हमने तो किसान भाइयों ये पाया है कि जिस खेत में हमने कुछ नहीं डाला है उसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन जहाँ यूरिया ही डाल रहे हैं वहाँ हमारी पैदावार कुछ नहीं हो रही है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि बैलेंस्ड जो फर्टिलाइज़र आपने डालना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को मिट्टी के परीक्षण के आधार पर। तो मिट्टी की जांच का गेहूं के जो फसल है उसके सही बढ़वार में कितना महत्व है, हमारे किसान साथियों को आप ये भी बताएं। और साथ ही साथ अगर मृदा परीक्षण के बाद ये पता किसानों को लग जाता है कि उनके गेहूं की फसल में NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी है, तो वो किस प्रकार की खाद का इस्तेमाल करे, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करे, ताकि वो एक संतुलित तरीके से इन पोषक तत्वों की कमी भी पूरी कर सके और एक स्वस्थ फसल की बढ़वार और पैदावार भी ले सके। मिट्टी परीक्षण या मृदा परीक्षण जो है वो एक रासायनिक विधि है जिसके द्वारा हम मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा का पता लगा सकते हैं और किस प्रकार की मिट्टी में प्रॉब्लम है, यानी तेजाबी मिट्टियाँ हैं, अम्लीय हैं या क्षारीय मिट्टियाँ हैं, वो भी पता लग सकता है। अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें कितना चूना डालना ये भी हम उससे पता लगा सकते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे L लिखा है और T है लिखा 40, यानी टारगेट है, L मीन्स लाइम है। तो इसका मतलब ये है कि चूना कितना डालना है आपने। तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एसिडिक मिट्टियाँ हैं, तेजाबी मिट्टियाँ हैं, उसमें चूना डालना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी में कोई भी पोषक तत्व डालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्टी की जो समस्या है उसको पहले निदान करें। अगर मिट्टी में अगर अम्लीयता है तो उसको हम चूना कितना डालेंगे बहुत ज़रूरी है। अगर चूना डालेंगे तो मिट्टी पहले सुधर जाएगी, उसके बाद आप पोषक तत्व डालेंगे तो उसकी उपलब्धता ज़्यादा होगी। तो इसके अलावा आप उसका फिजिकल कंडीशन भी देख सकते हैं मिट्टी की, जैसे टेक्सचर है मिट्टी में किस प्रकार का, उसमें सैंड कितनी है, सिल्ट कितनी है, क्ले कितनी है, उसकी भौतिक दशा भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं मिट्टी में कौन सी है। जैसे ऑर्गेनिक मैटर का बहुत आजकल इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि मिट्टी की सेहत के लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कितना होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट मिट्टी में अच्छा होगा तो मिट्टी अच्छी होगी। जैसे किसान भाइयों आपको बड़ी मैं ये खुशी से बता रहा हूँ कि ये जो 2015 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल साइंस है, 2015 बना रहे हैं हमने। तो हमें हमारी जो सरकारें हैं वो भी इस पर बहुत स्ट्रेस डाल रही हैं कि हमें सॉइल हेल्थ कार्ड बांटने हैं, मिट्टी की सेहत बनानी है। तो मिट्टी परीक्षण इसमें मिट्टी परीक्षण का बहुत इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अब आई बात मिट्टी परीक्षण, आपको पता लगे कि उसमें मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कैसी है और कितनी खाद उसमें डालनी है। जैसे गेहूं के लिए खाद जो है 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 किलो फास्फोरस P2O5 पर हेक्टेयर, 30 किलो K2O पर हेक्टेयर डालते हैं। तो इसका मतलब ये है अगर मिट्टी में अगर नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी नहीं है, मीडियम है जैसे, तो हम जो रिकमेंडेड है पैकेज एंड प्रैक्टिस में 120-60-30 वो खाद डालेंगे। तो इसके लिए जैसे किसान ने अब ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में इफ़को और यूरिया डालता है, तो इफ़को के लिए किसान जो हैं वो 7.5 किलो प्रति कनाल लगभग ये जो है वो इफ़को डालेगा और इसमें 8.5 किलो जो है यूरिया की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर किसान यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट पोटास भी डाल सकता है, तो म्यूरेट पोटास के लिए किसान को 2 किलो और SSP 15 किलो और जो यूरिया है वो लगभग 10.5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान साथी आपसे ये जानना चाहते हैं कि गेहूं की लक्ष्य आधारित पैदावार लेने के लिए जी ठीक है जी, वो खादों का जो प्रयोग है वो किस तरह से करें और आम मृदा परीक्षण के जो है क्या फ़ायदे किसानों को हो सकते हैं।
पहले तो किसान भाइयों को मैं ये ज़रूर समझाना चाहूँगा, जैसे किसी मिट्टी में जो नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन की जो रेटिंग होती है 280 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर से कम है तो उसको कहते हैं हम लो, कम। 280 से 560 किलो प्रति हेक्टेयर है तो उसको कहेंगे हम मीडियम, और 560 से ऊपर केजी पर हेक्टेयर होगी तो उसको कहेंगे हाई। यानी किसान भाइयों, जैसे आपको पता है कि अगर हम सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में हम मिट्टी का सैंपल देते हैं, उसके बाद जो रिकमेंडेशन आती हैं, तो अगर कम है नाइट्रोजन का स्टेटस या किसी पोषक तत्व का, तो क्या करते हैं हम 25% बढ़ा देते हैं जो रिकमेंडेड हमारी खाद है। जैसे गेहूं के बारे में पूछा आपने, 120, 60 और 30 नाइट्रोजन, P2O5 और K2O, यानी आपको इतनी खाद जो है 25% इसमें बढ़ाना पड़ेगी। अगर मीडियम है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वही रिकमेंडेड जो है वही खाद डालते हैं। अगर हाई है, बहुत ज़्यादा उसमें उस पोषक तत्वों का स्तर है मिट्टी में, तो उसमें 25% जो रिकमेंडेड है उससे घटा देते हैं। अब मैं आपको जो आपने लक्ष्य आधारित खेती की बात की तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो लक्ष्य आधारित खेती में क्या करते हैं, हम मिट्टी की जांच करते हैं और उसका पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में देखते हैं। जैसे आपको मैं कन्वेंशनल सॉइल टेस्टिंग का बताता हूँ। जैसे एक मिट्टी के सैंपल में आपके 570 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर है और एक दूसरा सैंपल जो है उसका जो है 290 किलो केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर है, यानी लगभग 270 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर का डिफरेंस है। लेकिन आप खाद जो डाल रहे हैं क्या डालेंगे, मीडियम, यानी रिकमेंडेड मीडियम स्टेटस है तो 120 किलो नाइट्रोजन डालेंगे। हमारे किसान साथियों को आप ये भी बताएं कि आज के समय में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, ये क्या होता है और किसानों को इसके क्या लाभ है, इसके आप विस्तार से हमारे किसानों को जानकारी दें। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध का मतलब है इसमें आप देसी खाद, जीवाणु खाद और अंग्रेजी खाद इकट्ठा डालेंगे मिट्टी परीक्षण के आधार पर। तो जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें पैदावार चाहिए, तो पैदावार बढ़ाने के लिए हमें खादों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन हम किसान, जैसे हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ही ज़्यादा भी डाल रहे हैं गेहूं की फसल में। तो जब आप खादें डालेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आ रही हैं, तो क्या होगा कि वो पोषक तत्व मिट्टी से लेंगे। तो ऐसा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम तो आपने डाला है, लेकिन बाकी पोषक तत्व, जैसे मैंने 18 पोषक तत्व कहा है, जैसे गौण तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, जैसे मॉलिब्डेनम, बोरोन है, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी कमी आ जाएगी। तो पैदावार तो हमारी बढ़ेगी लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा या दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी और मिट्टी की सेहत भी वो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा, देसी खाद नहीं डालेंगे। तो हमें पैदावार बढ़ाने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, रासायनिक खादें, वो तो डालना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अकेले ऑर्गेनिक यानी FYM ही डालें, देसी खादें ही डालें, तो क्या होगा, हमारी पैदावार कम, इतनी ज़्यादा एकदम नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसमें आप देसी खाद डालने से मिट्टी की सेहत तो बनी रहेगी, दूसरे पोषक तत्व हैं उनकी कमी भी नहीं होगी, तो उनको डालने से ये फ़ायदा है। डॉक्टर शशिपाल दीक्षित, आपने आज के कार्यक्रम में हमारे किसान साथियों को गेहूं की लक्ष्य आधारित पैदावार में लेने के लिए खादों के इस्तेमाल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका धन्यवाद। किसान साथियों, गेहूं की लक्ष्य आधारित पैदावार लेने के लिए खादों का इस्तेमाल किस प्रकार करें, इस विषय पर डॉक्टर शशिपाल दीक्षित ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। तो अंत में हमारे किसान साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि अपनी मिट्टी की सेहत के साथ साथ अपने खेत में फसलों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें और अच्छे व्यावसायिक लाभ लेते हुए गेहूं की पैदावार को बढ़ाएं। कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दें। नमस्कार।